everyone and a warm welcome from Beamish Bookworms. Phrasal verbs इंग्लिश में बहुत कॉमनली यूज होते हैं. Phrasal verbs बेसिकली कॉम्बिनेशंस होते हैं verb प्लस adverb या prepositions के. आज मैं कुछ phrasal verbs आपके साथ डिस्कस करूंगी मीनिंग्स और एग्जाम्पल्स के साथ. शुरू करें. ओके. नंबर 1, ask for. ask for का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना. ठीक है, ask for request. Example, I asked for a glass of water. मैंने पानी का एक गिलास मांगा. I asked for a glass of water. रिक्वेस्ट करना, मांगना. ठीक है. नंबर 2, break off. Oops. Break off is to end a relationship. ब्रेक का मतलब ही तोड़ना होता है, तो एंडिंग अ रिलेशनशिप या रिलेशनशिप को तोड़ देना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, सिया broke off her engagement due to dowry demands. सिया ने अपनी सगाई तोड़ दी क्योंकि उसके ससुराल वाले डाउरी की डिमांड कर रहे थे. ब्रेक ऑफ, एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को खत्म कर देना. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. नंबर 3, back out. Back out is to withdraw or to refuse. कोई चीज आप पहले हामी भर देते हैं, आप या कोई और हामी भर देता है कि हाँ जी मैं ये काम आपके लिए करूंगा, और बाद में आप उस चीज के लिए मना कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं, जी हमसे अब ये काम नहीं हो पाएगा किसी भी कारणवश, तो उसे कहते हैं बैकिंग आउट. फॉर एग्जाम्पल, he promised to help me but later backed out. पहले उसने मेरी मदद करने का वादा किया मगर उसने बाद में रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, बोला कि मैं ये काम अब आपके लिए नहीं कर सकता, मैं इस काम में आपकी मदद नहीं कर सकता. बैक आउट, विथड्रॉ और रिफ्यूज. ठीक है. नंबर 4, be there for. Be there for is available for support or comfort, है ना. बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जब हमें इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी कभी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है. तो ऐसे मौक़ों पर जो हमारे लिए हमारे लिए हमेशा हाजिर रहे, हमारे को सपोर्ट करे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, दैट इज कॉल्ड बी देयर फॉर. ठीक है. आई ऑलवेज be there for you. मैं हमेशा तुम्हारे लिए, कोई भी बात हो, कोई भी रिक्वायरमेंट हो, मतलब एज अ दोस्त, एज कॉन्फिडेंट, एज अ सपोर्टर, मैं आपके लिए हमेशा हूँ. यू कैन काउंट ऑन मी. ठीक है. बी देयर फॉर, अवेलेबल फॉर सपोर्ट और कंफर्ट. ठीक है. बढ़े. नंबर
5. Break into. Break into is enter by force. एक होता है when you gain entry into a place, किसी जगह में आप जाते हैं जब आपको इनवाइट किया गया हो, है ना, और आपको बुलाया गया हो, that is called going as a guest, है ना, मेहमान बन के जाना. मगर breaking into है entering into a place by force. आपको बुलाया नहीं गया, आप जबरदस्ती घुस रहे हैं. मोस्टली ऐसा कौन करता है? चोर. Yes, so that is what break into means. ठीक है. For example, I hope ये किसी के साथ हो नहीं वैसे. This is just an example. Robbers broke into, ये past tense है obviously. Break into का break, broke into Mr. Sen's house yesterday. कल रात को मिस्टर सेन के घर में चोर घुस गए. तो घुस जाना बेसिकली, ताले तोड़कर घुस जाना, विदाउट इनविटेशन घुस जाना इज कॉल्ड ब्रेकिंग इनटू. मोस्टली ये चोरी करते हैं. हम और आप तो नहीं करेंगे किसी के घर में जबरदस्ती घुस गए. ठीक है. सो ब्रेक इनटू मोस्ट ऑफ द टाइम इज रेफर्ड टू जब कोई चोर अंदर घुस जाते हैं. ठीक है. ब्रेक इनटू इज एंटरिंग बाय फोर्स. ठीक है. राइट. आगे बढ़े. Number 6 is call for. Call for होता है ask or demand, है ना. Ask or demand. जैसे कोई चीज आप रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा था ask for, है ना. ask for होता है रिक्वेस्ट करना. ठीक है. कुछ मांगना, प्यार से मांगना, इज्जत से मांगना. एक होता है कमांड करना, हाँ जी ये करो. सो दैट इज व्हेन यू आर इन अ पोजीशन, जहाँ आप ऐसी कोई पोजीशन पे हैं जब आप किसी को बोल सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं. जैसे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, टीचर. ठीक है. द टीचर कॉल्ड फॉर कंप्लीट साइलेंस. बच्चे शोर मचाते हैं, बातें करते हैं स्कूल में, है ना, क्लासों में बैठ के. तो टीचर्स क्या करती हैं? साइलेंस, शांत बैठिए, है ना. तो एक पोजीशन से, एक अथॉरिटी से आपको बताती है, आपको ऑर्डर देती है. सो दैट इज कॉल्ड फॉर. ठीक है. यू कैन कॉल फॉर अगर आप उस पोजीशन पे हैं और आप आपके स्टूडेंट से, आपके किसी जूनियर से आप ऑर्डर देके बात कर रहे हैं. ठीक है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉल फॉर एंड आस्क फॉर. ठीक है. आस्क फॉर थोड़ा सा ज्यादा पोलाइट है और आप आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में आप उसको कर सकते हैं. आप जैसे आप कुछ पानी का गिलास मांग रहे हैं या आप किसी से न्यूज़पेपर मांग रहे हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. कॉल फॉर इज मोर अथॉरिटेटिव. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब आया हमारा नंबर 7. नंबर 7 है, देखिए ये भी कॉल है बट फॉलोड बाय एन इन. कॉल फॉर था पहले वाला, ये है कॉल इन. कॉल इन होता है समन. हिंदी में बोले तो बुलाना, है ना. जैसे अभी मैं एग्जांपल भी दूंगी. कॉल इन होता है जब किसी को बुलाया जाता है, इज्जत से बुला सकते हैं, प्यार से बुला सकते हैं. ठीक है. सो लाइक इन दिस एग्जांपल, सपोज किसी की खुदा ना करे तबीयत खराब है, सो वी से कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली, है ना. एकदम से डॉक्टर साहब को बुलाइए, किसी की तबीयत खराब है. कॉल इन द डॉक्टर इमीडिएटली. ठीक है. तो समन करना, बुलाना. ठीक है. कॉल इन, समन. देखते जाइए, सभी कॉल से ही है. ये वाला भी कॉल है, मगर पहले हमने कॉल फॉर किया है, फिर कॉल इन किया है. ये है कॉल ऑन. यू सी हाउ डिफरेंट दे आर. एक शब्द का ही चेंज है कॉल के बाद, तो मीनिंग एंटायरली आपका चेंज हो जा रहा है. यहाँ पर कॉल ऑन का मतलब है विजिट. ठीक है.
किसी के घर जाना मेहमान बनकर, ठीक है। सिया कॉल्ड ऑन मी yesterday. सिया मेरे घर मुझसे मिलने कल शाम को आई थी, ठीक है। she paid me a visit, she called on me, ठीक है। तो call on बेसिकली क्या है, किसी के घर जाना, विजिट करना। ऑलराइट, हमने कॉल से काफी सारे बना लिए। अब आया 9 which is carry out. कैरी आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट, टू डू समथिंग। किसी ने आपको कुछ काम दिया है और आप उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कैरिंग आउट। फॉर एग्जाम्पल, द न्यू एम्प्लॉय, है ना, कैरीड आउट ठीक है, हाँ, carried out his boss's orders. बॉस तो ऑर्डर ही देंगे, है ना। सो बॉस ने जो नया एम्प्लॉय आया है उसको ऑर्डर दिया, भाई ये काम करो, तो ही कैरिड इट आउट। हाँ जी सर, मैं अभी तुरंत ही काम करता हूँ। तो कोई भी आपको काम दिया जाए, कोई भी दे सकता है, तो वो काम जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, उस काम को करते हैं, सो यू आर कैरिंग दैट वर्क आउट। सो कैरी आउट, एग्जीक्यूट और डू समथिंग, ठीक है। ओके, हाँ। अब आया आपका नंबर 10, है ना, कम अबाउट। कम अबाउट होता है टू हैपन, कुछ होना, है ना। हिंदी में हम लोग होना बोलेंगे। जब कुछ अचानक से ऐसी कोई चीज हो जाती है, या कुछ ऐसा हादसा होता है, या कुछ इस तरह की कोई हैपनिंग होती है जब आप बड़े हैरानी में रह जाते हैं, यू आर सरप्राइज्ड, ये कैसे हुआ, तो हम हिंदी में बोलेंगे अरे ये कैसे हुआ, ठीक है। तो वही चीज अगर हम इंग्लिश में बोले तो वाओ बोल सकते हैं, या ओ माय गॉड भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप सरप्राइज हो रहे हैं। वाओ, ओ माय गॉड, हाउ डिड दैट कम अबाउट, हाउ डिड दैट कम अबाउट। कोई ऐसी चीज आपको सुनने को मिली which is very surprising for you, you were not expecting that, आप सोच रहे थे ये कैसे हो गया, है ना। हिंदी में हम लोग अक्सर बोलते हैं, तो इंग्लिश में या तो वाओ बोल सकते हैं या ओ माय गॉड, दैट इज एन एक्सक्लेमेशन। आपको जैसे भी जिस किस्म की न्यूज है, वाओ हाउ डिड दैट कम अबाउट, ओ माय गॉड हाउ डिड दैट कम अबाउट, या तो बहुत हैरान हो रहे हैं या आप खुश हो रहे हैं, यस, व्हिच इज एनी एक्सप्रेशन, तो ये कैसे हुआ, ठीक है। बेसिकली उसी का ये ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आया नंबर 11, कट डाउन। कट डाउन होता है रिड्यूस करना, कम करना, हिंदी में कम करना। कोई भी चीज को कम करना, जैसे वी मस्ट कट डाउन ऑन आवर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। वाटर भी कर सकते हैं, है ना। ये सब बहुत रिसोर्सेज हैं जिनको ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। वी मस्ट कट डाउन ऑन आवर इलेक्ट्रिसिटी यूजेज। हमें अपनी बिजली की खपत को कम करना है, बहुत ज्यादा हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी चीज को कट डाउन करना, जैसे कोई स्मोकर्स को हम बोलते हैं बहुत ज्यादा जो स्मोकिंग करते हैं, यू मस्ट कट डाउन ऑन योर स्मोकिंग, इसे कम करो, है ना। तो किसी भी चीज को जो बहुत ज्यादा हो रहा है, इतनी हो रही है किसी चीज की, हम उसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं, सो वी से प्लीज कट डाउन ऑन फला फला चीज। कुछ भी हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, खर्चे हो सकते हैं, बिजली की खपत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो कट डाउन, रिड्यूस या फिर उसे कम करना। नंबर 12 आ गया, डन फॉर। इंग्लिश में रूइंड, या हिंदी में हम जिसे बोलते हैं अरे मर गए, एक्चुअल में नहीं मर गए
जैसे कुछ कुछ ऐसी चीज हो जाती है जिसमें हम फंस गए बिल्कुल, अरे बाप रे मर गए, ऐसे एक्सप्रेशन जो है बेसिकली, है ना, असली में तो नहीं मर गए। सो इंग्लिश में इट्स कॉल्ड ओ माय गॉड आई एम डन फॉर, है ना। इफ द बिजनेस फेल्स, किसी ने कोई नया बिजनेस शुरू किया है ना, मान लीजिए रोहित ने किया है, ठीक है। इफ द बिजनेस फेल्स, रोहित इज डन फॉर, तबाह हो जाएगा। अगर उसका बिजनेस फेल हुआ तो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बेसिकली वो है ना। तो इट इज नॉट लिटरली सेंस में नहीं लेना कि मर जाएंगे, लिटरल सेंस में नहीं, मतलब उसका बहुत बुरा समय आ जाएगा, रूइंड, तबाह हो जाएगा। सो इफ द बिजनेस फेल्स, रोहित इज डन फॉर, रूइंड, या फिर हिंदी में मर गए, तबाह हो गए, ठीक है। आगे बढ़े, अब आया हमारा नंबर 13। 13 इज डू अवे विथ, ठीक है। अरे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया मैंने, बाद में इसको फिर से लिख देते हैं। डू अवे विथ इज टू अबॉलिश, अबॉलिश या फिर गेट रिड ऑफ, है ना। कोई ऐसी चीज है जो खत्म कर दी गई है, कोई चीज जो बिल्कुल बंद कर दी गई है, उसे हम बोलते हैं टू डू अवे विथ। जैसे वी नीड टू डू अवे विथ सुपरस्टिशंस, बहुत ज्यादा अंधविश्वास जिसे कहते हैं, अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए। एक और अगर एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे ब्रिटिश राज में, उससे पहले भी सती की प्रैक्टिस थी, जो लेडीज यूज्ड टू जंप इनटू द फ्यूनरल पायर हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के साथ ही खत्म हो जाती थी, जल के मर जाती थी। दैट वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती व्हिच वाज अबॉलिश्ड, व्हिच वाज डन अवे विद द ब्रिटिश, है ना। तो कोई भी चीज को खत्म कर देना, उसे अबॉलिश कर देना, उसे जड़ से निकाल देना इज कॉल्ड डू अवे विद। जैसे हमें सुपरस्टिशंस, वी शुड डू अवे विद देम, हमें अंधविश्वास को खत्म करना चाहिए, ठीक है जी। आगे बढ़े, अब हमारा नंबर आया है 14, फॉलन थ्रू, है ना। फॉलन थ्रू है फेल, कोई ऐसा कुछ हमने काम किया या कुछ कोई ऐसा प्लान बनाया जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया, बेचारा फेल हो गया, मकसद तक नहीं पहुंच पाया। सो दैट इज कॉल्ड फॉलन थ्रू। हम रोहित की बात कर रहे थे तो वही कर लेते हैं, बेचारे रोहित का वैसे बिजनेस फेल नहीं करेंगे हम, मगर इट्स जस्ट एन एग्जांपल। द न्यू बिजनेस वेंचर Rohit's new business venture has fallen through. भगवान ना करे ऐसा किसी भी रोहित के साथ हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, सबका काम अच्छे से चलता रहे। ओके, फॉलन थ्रू फेल्ड, रोहित्स न्यू बिजनेस वेंचर हैज फॉलन थ्रू। उसने बहुत मेहनत की, बहुत उसने कोशिश की, मगर उसका बिजनेस नहीं चला, वो ठप हो गया, फेल हो गया। दैट इज फॉलन थ्रू फेल्ड, या हिंदी में जैसे बोलते हैं ठप हो जाना, ठीक है। एक और हम आज कर लेते हैं, देन वी हैव टू स्टॉप। नंबर 15, ओके, फॉल से ही करते हैं। फॉलन आउट, फॉलन आउट बेसिकली हिंदी में एकदम लिटरल ट्रांसलेशन तो होता है गिर जाना, जैसे माय हेयर इज फॉलिंग आउट, आजकल बहुत हो रहा है, बट मैं उसकी बात नहीं कर रही। दिस इज अ डिफरेंट वन बिकॉज वी आर डूइंग फ्रेजल वर्ब्स, इसलिए हम लिटरल मीनिंग्स नहीं ले रहे हैं। फाइट करना या किसी से लड़ाई झगड़ा करना, क्वारल करना, है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड फॉलन आउट। फॉर एग्जाम्पल, the two brothers have fallen out. अब भाइयों में अक्सर झगड़ा और कहा सुनिया किस चीज को लेकर होती है, पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर। होना नहीं चाहिए पर होता है अनफॉर्चुनेटली। सो वी से द टू ब्रदर्स हैव फॉलन आउट। लोग आपस में बहुत प्यार था, आपस में दोस्ती थी, भाईचारा था, मगर अब वो खत्म हो गया, दे हैव फॉलन आउट,
ठीक है, उनका जो है अब प्यार आपस में नहीं रहा। ठीक है, यहाँ 15 हमारे फ्रेजल वर्ब्स जो है वो कंप्लीट होते हैं, इसके आगे हम आज नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप ये सब आपको समझ आ गए हो। प्लीज इसकी प्रैक्टिस कीजिए, प्लीज गो बैक रिवाइंड एंड फिर से इसको देखिए दोबारा से, है ना, 15 को, एंड इनके मीनिंग्स भी याद करें। और जैसे मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, आप भी वैसे ही सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप ओवर हियर। From Beamish Bookworms, till next time, happy reading and happy studying everyone.